प्रदेश अब भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात हो रही। एक यूपी में कई यूपी है, एक यूपी जो 19वीं सदी का है, एक यूपी जो 20वीं सदी का है और एक यूपी जो 21वीं सदी का है। हर साल गर्मी में वहाँ की न्यूज़ रिपोर्ट्स ऐसे ही आती हैं कि पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। गरीबी बुंदेलखंड की ना इंडियन पासपोर्ट रिन्यू कराना था, बोला मैंने जिस दिन अप्लाई किया उसके 15वें दिन में पासपोर्ट मेरे घर में रिन्यू होकर डिलीवर हो गया। उसने कहा यही चीज़ अगर मुझे जर्मनी में जाएंगे तो अपॉइंटमेंट लेने में 3 महीना लगता है। मित्रों नमस्कार। जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस दुनिया के सामने हैं और जो तनाव हम देख रहे हैं ख़ास तौर पर ईरान को लेकर, अमेरिका और इज़राइल को लेकर, उसके बाद पूरी दुनिया के सामने सप्लाई का संकट है। और एक सवाल जो बार बार दुनिया के सामने आता है वो आता है इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास का। जो देश आर्थिक रूप से मजबूत हैं वो किसी भी विश्वव्यापी चुनौती, कोई भी ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन का आसानी से सामना कर लेते हैं। भारत जो कि अब दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या को धारण करता है और भारत का सबसे प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, एक बड़ा क्षेत्रफल भी है और पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट है हमारा। तो उत्तर प्रदेश भारत के विकास में योगदान देने के लिए अपने औद्योगिकीकरण को लेकर बहुत गंभीर है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास, एमएसएमई का जो डेवलपमेंट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हों, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हों, जो हमारे तमाम छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपने गांव में, शहरों में, कस्बों में कुछ करना चाहते हैं, उन सब के लिए सरकार काफ़ी गंभीर है। और एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के रूप में सारी जो कवायद है इसका नेतृत्व करते हैं वरिष्ठ आईएएस श्री आलोक कुमार साहब हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के विकास में जो यूपी के लोग, यूपी की सरकार किस तरह से मेहनत कर रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दीपक जी, आपके और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि आलोक कुमार साहब के बारे में चूँकि बहुत से लोग जो सोशल मीडिया पर रहते हैं, कई बार बहुत अच्छी चीज़ें आप लिखते हैं और ऐसी चीज़ें कि आप फिर उस एक लाइन पर खुद से बातें करने लगेंगे। जीवन का जो दर्शन है कई बार उस पर भी आप चिंतन करने लगेंगे, ऐसी बातें आप लिखते हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे सर से कि आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को अपना परिचय, परिवार के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड और अब आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, किस तरह से परिवार आगे बढ़ रहा है। ऐसा है कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करता हूं और मेरे पिताजी इंजीनियर थे बोकारो स्टील प्लांट में, जो कि एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक संयंत्र है, झारखंड में अब सिचुएटेड है, स्थित है। मदर हमारी टीचर थी और अब मेरे परिवार में मैं, वाइफ और एक छोटा बेटा है, मेरा एक ही बेटा है। तो ऐसे ही है, छोटा परिवार सुखी परिवार है। बहुत अच्छी बात है। आप आईआईटी दिल्ली से बीटेक हैं जी, और उसके बाद आपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर और सिविल पॉलिसी को लेकर भी यूएसए में आपने अध्ययन किया। भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आप निभा चुके हैं। नीति आयोग में भी आपने काम किया। एक मुझे लगता है कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके करियर का, जहां पर पूरे देश के लिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए जहां हम पॉलिसीज़ बनाते हैं और पूरे देश के विकास का एक रोड मैप तैयार करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही है। इधर कई वर्षों से हम ये चर्चा सुन रहे हैं और मीडिया के माध्यम से भी, और सरकार गंभीर भी है इसको लेकर कि उत्तर प्रदेश अब भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात हो रही है, अलग अलग आंकड़े नेताओं के भाषण में भी, और गवर्नमेंट के जो सीरियस अटेम्प्ट्स हैं उसमें भी ये है कि गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस। तो आपकी नज़र में अब चूँकि आप लीड कर रहे हैं उस पूरी टीम को, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ जो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है उसमें कोऑर्डिनेशन आपके ज़रिए से है, क्या परिभाषा है उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की? देखिए ऐसे है कि पहले ये देखें कि उत्तर प्रदेश का जो आर्थिक विकास दर है लगभग 14 से 15% नॉमिनल टर्म्स में है। नॉमिनल टर्म्स मतलब अभी इन्फ्लेशन उसमें से माइनस नहीं करते। रियल टर्म्स में करीब 10 से 11% के आसपास बैठेगा। 10 से 11% के का अर्थ है लगभग 6 साल में, 7 साल में आपकी इकॉनमी डबल हो जाएगी। और नॉमिनल टर्म्स में देखें तो 4.5-5 साल के अंदर आपकी इकॉनमी डबल हो रही है। अभी हमारी 350 बिलियन के आसपास की साइज़ है। तो अगर हम डबल माने तो
5 साल के अंदर हम करीब $700 बिलियन पे चले जाएंगे, और अगर उस यही ग्रोथ रेट मेंटेन रहा तो शायद उससे ज़्यादा भी चले जाएंगे। तो ये तो हमारी जो ओवरऑल इकॉनमी की ग्रोथ है। इंडस्ट्रियल इकॉनमी के देखें तो लास्ट ईयर जो हमारे आंकड़े मौजूद हैं 23-24 के हैं हमारे पास, क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा पब्लिश की जाती है। उसको आर्थिक सर्वेक्षण, उद्योगों का आर्थिक सर्वेक्षण के नाम से कहते हैं। तो 23-24 के वर्ष में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है वो 25% के रेट पे नॉमिनल टर्म्स पे ग्रो कर रहा है। यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट एक तो 15% अपने आप में अच्छा विकास दर है, और उसमें भी अगर औद्योगिक विकास दर को देखें तो 25% का दर का मतलब ये है लगभग हर 3 साल में हम डबल हो जाएंगे। और जो पेस 23-24 में आया था औद्योगिकीकरण का, उसके हिसाब से अगर हम पिछले और पिछले के पिछले साल देखें, यानी 24-25 और 25-26, तो जितनी फैक्ट्रीज़, नई फैक्ट्रीज रजिस्टर हुई थी 2023-24 में, उसकी 1.5 गुनी करीब नई फैक्ट्री रजिस्टर हुई हैं 2025-26 में। तो यानी कि ये जो 25% अभी पीक पर नहीं पहुंचा है, अभी भी मोमेंटम उसको और आगे की तरफ ले जा रहा है। तो कुल मिलाकर के मैं अगर देखूं तो मैं ये देख रहा हूं कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें आपकी ग्रोथ ओवरऑल इकॉनमी से बेहतर है, और ये ग्रोथ में हम इंडिया में नंबर 1 है। तो अगर हम अपने आप से कंपैरिजन करें तो मैं आपको एक बार बताऊं कि जो जितने इंडस्ट्रीज़ हमने पूरे 1950 से 2017 तक जोड़े, उससे ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हमने 2017 से 2025 के बीच में जोड़े। और इस एक साल का अगर हम देखें तो 10 सालों में जो 2010 से 2020 में जोड़ा, उससे ज़्यादा एक साल में हमने इंडस्ट्री जोड़ी। तो आपको महसूस होगा कि, और ये दिखाई देता है कि हम अपने आप में कंपैरिजन करें तो जो हम पिछले 1 दशक में कर रहे थे वो हम 10 साल में कर रहे थे, वो हम 1 साल में कर रहे हैं। और अगर हम अन्य राज्यों से भी कंपेयर करें तो चाहे हम नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज एडेड 1 साल में देखें, या एम्प्लॉयमेंट एडेड 1 साल में देखें, या हम देखें कि ग्रॉस वैल्यू एडेड जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में उसमें देखें, उन सब में यूपी भारत में अन्य राज्यों के कंपेयर में नंबर 1 है। जैसे फॉर इंस्टेंस भारत का एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट सभी राज्यों को मिला दिया जाए तो 11% है, और हम 25% से ग्रो कर रहे हैं। यानी कि भारत में जितना ग्रोथ हो रहा है उसका 2-2.5 गुना अकेले यूपी में ग्रोथ हो रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तुलना में हम खुद को कहाँ पाते हैं? तो हम अगर देखें तो हम आज की डेट में सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन गए हैं आफ्टर महाराष्ट्र। और अगर हम औद्योगिक टर्म्स में देखें तो हम लोग बेस में लो हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग कैच कर रहे हैं। हम लोग भाग रहे हैं तेज़ी से, अपने लक्ष्य तेज़ी से दौड़ रहे हैं। जो गैप था वो हम पाट रहे हैं। एक पहले जब आप देखें कि पुराने दौर में जब आप भी स्टूडेंट लाइफ में रहे होंगे, तो हम जब बसों में या ट्रेन में ट्रैवल करते थे तो एक चर्चा होती थी। उस समय ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा स्लो होता था, तो अक्सर गॉसिप्स होते थे, बातें होती थी, और यूपी बिहार को भारत का सबसे बैकवर्ड स्टेट कहना एक आम बात हो गई थी कि वो यूपी वाले हैं, बिहार वाले हैं। बीमारू स्टेट का मॉनिकर बनाया था जी, बीमार राज्य। बीमार राज्य। तो इस छवि को आपको लगता है, विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस छवि को हम तोड़ चुके हैं या तोड़ने वाले हैं? मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर 25% ग्रोथ को आप बीमार कहते हैं तो स्वस्थ कैसे दौड़ता होगा, मुझे नहीं समझ में आता। अगर भारत 11% एवरेज पे जा रहा है और हम 25% पे ग्रो कर रहे हैं, उससे 2 गुना तेज़ी से भाग रहे हैं, तो हम कैसे बीमार रहेंगे, मुझे समझ नहीं आता। तीसरा आप देखें कि एक तो बात है आंकड़ों की, दूसरा परसेप्शन में आप देखें। आज की डेट में आप देखें कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट का जो परसेप्शन है, आप किसी इन्वेस्टर से पूछें, देसी से पूछें, विदेशियों से पूछें, आप देखेंगे कि एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया है उत्तर प्रदेश के बारे में, और वो 4 पिलर्स पे बसा हुआ है। ये जो इन्वेस्टर्स का विश्वास हम कुछ हद तक जीतने में सफल हुए हैं, उसमें 4 पिलर्स मतलब आप देखेंगे। पहला पिलर लॉ एंड ऑर्डर का है। भाई अगर निवेशक सेफ नहीं है तो वो आएगा नहीं, चाहे आप कुछ भी दे दें उसमें। तो एक तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट में, और ये जग जाहिर है, आप देखें अन्य राज्यों में ये कहा जाता है कि यूपी का मॉडल अन्य राज्यों में लागू किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ये परसेप्शन, सेफ्टी एक बहुत बड़ा चेंज आया है। दूसरा अगर आप देखें तो हम देखें आपकी नीति कैसी है। हमारे पास करीब 35 सेक्टोरल नीतिज़ हैं, और मैंने बेंचमार्क किया है उन सारे 35 नीतियों को भारत के अन्य राज्यों के, और हर नीति हमारे या तो बेस्ट है या सेकंड बेस्ट है, उससे नीचे कहीं नहीं है।
तो जो हम उद्योगों को आकर्षित करने के लिए, निवेश आकर्षित करने के लिए जो हमारा नीतिगत एक ढांचा है, वो सभी राज्यों में, यानी जो भी नियम और शर्तें हैं वो नियम और शर्तें या फिर कुछ उनको इंसेंटिव्स हम दे रहे हैं, चाहे लैंड के फॉर्म में, चाहे हम बिजली के फॉर्म में, चाहे हम उनको कैपिटल इक्विपमेंट सब्सिडी दे रहे हैं ना, अलग अलग तरीके से हम उनको निवेश के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो तो नीतिगत ढांचे में अच्छा है। तीसरा, अगर आप देखें तो किसी भी उद्योग को अच्छा कराने के लिए लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा महत्व होता है। अच्छी सड़कें, अच्छा रेल नेटवर्क, अच्छा जल मार्ग, अच्छा वायु कनेक्टिविटी, वेयर हाउसिंग, कंटेनर पोर्ट्स, तो इस तरह की चीज़ों पे आप देखें तो अगर उत्तर प्रदेश को अभी एक उसमें लॉजिस्टिक्स ईज़ ऑफ एक्सेस आता है, लीड्स की रैंकिंग आती है, जिसमें ये देखा जाता है कि लॉजिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा स्टेट सबसे अच्छा है, तो उत्तर प्रदेश उसमें भी नंबर 1 पर है। जो हमने डीरेगुलेशन किया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें हम नंबर 1 पे हैं। तो पहला मैंने बताया लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा पिलर मैंने बताया आपको नीतिगत, तीसरा हमने बताया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो लोगों को कॉस्ट कम लगता है और प्रोडक्शन ज़्यादा एफिशिएंट हो पाता है, तो तीसरा। और चौथा, एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर, कि भाई जो हमने वायदा किया उसको निभाएंगे, जो एक सिंगल विंडो सिस्टम, ज़मीन बहुत आसानी से अलॉट हो जाती है, एक पूरा वेल ऑयल्ड मशीनरी बना हुआ है कि निवेशकों को किसी भी प्रकार की परेशानी उत्तर प्रदेश में हैसल फ्री पूरा सिस्टम आपने कर दिया है। इन चार पिलर्स पे मुझे ऐसा लगता है कि हम निवेशकों का विश्वास जीतने में सफल रहे। अच्छा, फीडबैक क्या है ऐसे जो उद्योगपति आ रहे हैं, छोटे और मध्यम स्तर के जो उद्योगपति या नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्यूरोक्रेसी है, जिन जिलों में आपने ज़मीन अलॉट कर दी, उन्होंने ऑनलाइन, अब तो आपने सब सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है, पूरा इन्वेस्ट यूपी का एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने का प्रयास हुआ है, हम सब देख रहे हैं इसको। धरातल पर जो MOUs साइन हुए, चाहे वो इन्वेस्टर समिट हो, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज़, एक परंपरा शुरू हुई उत्तर प्रदेश में पिछले 7-8 वर्षों में। उत्तर प्रदेश ने गंभीरता दिखाई, कमिटमेंट दिखाया कि अब तेज़ी से आगे बढ़ना है, इसमें कोई संदेह नहीं, और वो देखा पूरे यूपी ने। आपके जो डिफेंस कॉरिडोर्स हैं, जेवर में आप बहुत बड़ा एयरपोर्ट आपने बनाया, तमाम काम आप ऐसे कर रहे हैं कि सुविधा तो होगी लोगों को। लेकिन एक मानसिकता है कि इतनी सारी NOCs लेनी है, बैंक्स के जो कंप्लायंस हैं, एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, वहाँ लोकल इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर साहब के यहाँ से जो औपचारिकताएं पूरी होनी है, तो एक मिनिमम टाइम फ्रेम में ये सारी चीज़ें, जो आपका सिंगल विंडो सिस्टम देने का जो आशय है, वो धरातल पर कितना पूरा हो पा रहा है? देखिए, ऐसा है कि 2 बातें मैं इसमें कहना चाहूँगा। पहला तो ये बात कहना चाहूँगा कि ये एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है कि उद्योगों को बिल्कुल ही हैसल फ्री या कोई हम रेगुलेशन और कंप्लायंस की व्यवस्था ना रखें, ऐसा ये यूटोपिया है, ये हो नहीं सकता जी। अब उदाहरण के तौर पे अगर फैक्ट्री में आग लग गया और वर्कर्स मर गए तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो एक बैलेंस बनाना है कि जो सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स हैं, पोल्यूशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, और भी पब्लिक उससे इफेक्ट होती है, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको देखते हुए एक बैलेंस बनाया जाए कि उद्योगों को असुविधा भी ना हो, लेकिन ऐसा भी फ्री फॉर ऑल ना हो कि उसके जो दुष्प्रभाव हों उसको फिर सरकार को कटघरे में न खड़ा किया जाए। पहली जिम्मेदारी है। तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस ही हम बना सकते हैं। तो पहली बात तो ये मुझे कहना है। दूसरा ये कहना है कि यदि आप देखें तो जो हमारा सिंगल विंडो सर्विस है, निवेश मित्र है या निवेश साथी है, लगभग 97% ऑफ क्लियरेंसेज आर ऑन टाइम। और आप पूछ भी लें, किसी से भी पूछ लें, वो अमूमन इस बात को मानेंगे कि शासन स्तर पर बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच है। और अगर आप देखें जो डीरेगुलेशन करना था, कि मतलब जहाँ पे नियम की ज़रूरत नहीं है और हमने नियम बना रखा है, डीक्रिमिनलाइजेशन करना था, डिजिटलाइजेशन करना था, उन सब में हम नंबर 1 स्टेट के रूप में। अभी डीरेगुलेशन की एक्सरसाइज हुई थी जिसमें 21 आइटम्स पे भारत सरकार ने कहा था कि उसको लिबरलाइज करना है, और 73 उसमें सब आइटम्स है। उसमें भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैटेगरी, मतलब नंबर 1 स्टेट घोषित किया गया कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में। और जो हम लोगों ने यहाँ काम किया
वो देश के लिए बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में उसको रिकॉग्नाइज किया गया भारत सरकार की तरफ से। तो प्रयास है, स्पीड अप भी हुआ है, संवेदनशीलता नीचे स्तर तक भी आई है, परंतु यह भी सही है कि कई जगहों पे इस तरह की बातें आती हैं कि जितनी संवेदनशीलता निवेशकों के प्रति दिखाना चाहिए कहीं कहीं पे ये नहीं दिखाई जाती है, और उसको हम लोग प्रयास करते हैं, खास करके निवेश मित्र पोर्टल से या इन्वेस्टर जब हमारे पास आता है तो हम लोग कोशिश करते हैं उसको सॉर्ट आउट करने की। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इट्स अ केस ऑफ ग्लास हाफ फुल एंड ग्लास हाफ एम्प्टी। बहुत सारा काम हुआ है, तो अगर हम अपने आप को 2018-17 से कंपेयर करेंगे 2025 में, तो काफ़ी हमने इम्प्रूव कर लिया है। लेकिन यदि हम अपने आप को ये कहें कि अभी हम उस जगह पे पहुंच गए जहां हम पहुंचना चाहते हैं, अभी भी काम शेष है। सफ़र जारी है, मंजिल तय करनी है, मंजिल अभी दूर, माइल्स टू गो बिफोर यू स्लीप वाली बात है अभी। उत्तर प्रदेश में एनसीआर का जो मॉडल है, नोएडा ने जिस तरह से यूपी की छवि बदली, उत्तर प्रदेश का औद्योगिक चेहरा बन गया नोएडा। और कोशिश आपने की है झांसी की तरफ भी, कोशिश आपने गीडा के माध्यम से गोरखपुर की तरफ भी की है, और जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी सेटअप कर रहे हैं आप एक्सप्रेसवे के आसपास, डिफेंस कॉरिडोर भी सेटअप कर रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश में नोएडा जैसे कितने क्लस्टर्स की ज़रूरत है, जो उत्तर प्रदेश की विशाल जनसंख्या है, जिसकी अपनी इतनी दैनिक आवश्यकताएं, इतना कंजप्शन तो यूपी में खुद ही है कि उत्तर प्रदेश जो है स्वयं में एक बड़ा मार्केट है। नहीं, इसमें हम लोगों ने ये सोचा था कि उत्तर प्रदेश के चारों जो जोन्स है, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और मध्यांचल, हर में एक उस तरह का बड़ा स्पेशल मेगा क्लस्टर हो, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन करके SIR नाम दिया था हमने। एक बार पहले SEZ का कॉन्सेप्ट आया SEZ का था। SEZ तो एक क्लस्टर होता था 1000, बट ये हम कह रहे हैं मेगा, मतलब 1 लाख एकड़, 70,000 एकड़, 80,000 एकड़ में औद्योगिक जनपद एक प्रकार का। हाँ, एक औद्योगिक टाउनशिप जिसमें बहुत सारी इकोनॉमिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां, पूरा एक इकोसिस्टम आप बनाएं, उसमें रहने के भी सुविधा हो, इंस्टीट्यूशनल सुविधाएं भी हो, सर्विसेज का भी हो, ट्रांसपोर्ट का भी हो, और औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग का भी हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 प्लान किया था। तो एक तो क्लस्टर आपका पश्चिमांचल में ऑलरेडी है, एक झांसी में हमने बनाया है। अगर आप लखनऊ, उन्नाव और कानपुर को जोड़ दें तो एक, और यहाँ पे स्टेट कैपिटल रीजन हमने बना ही दिया है जी। तो ये जो पूरा एक क्षेत्र बनेगा, कुछ तो डेवलप हो गया और कुछ आगे और भी डेवलप हो रहा है। और एक पूर्वांचल में गोरखपुर कुछ हद तक और बनारस कुछ हद तक, बट वहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है अभी। 3 जो हमारे बड़े औद्योगिक टाउनशिप हैं पूरब के, वो उसमें आपका प्रयागराज आता है, एक आपका बनारस आता है और एक आपका गोरखपुर आता है। तो अभी पूर्वांचल में उस तरह का कोई एक बड़ा वो नहीं हुआ है, बट ये 3 जगहों पे तो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी वो मतलब उधर तो मूर्त रूप ले चुका है, यहाँ पे भी काफ़ी कुछ वो हो रहा है। और बाकी बुंदेलखंड में लैंड एक्विजिशन में है। आज ही बल्कि आपको बताते हुए मेरे को हर्ष हो रहा है कि बुंदेलखंड में हमारी जो बीडा को आज भारत सरकार से एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया, तो अब वहाँ पे हम लोग उसके एक्टिवेशन एरिया को एक्टिवेट करके बुंदेलखंड के दर्द पर कितना साहित्य लिखा गया है, कितनी कविताएं, कितना बुंदेलखंड की, कई दशकों से हम लोग बुंदेलखंड के दर्द की, हर साल गर्मी में वहाँ की न्यूज़ रिपोर्ट्स ऐसे ही आती हैं कि पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, गरीबी बुंदेलखंड की। इधर आप देखें तो देवी पाटन मंडल का एक जनपद है श्रावस्ती, यूपी में, वहाँ पर कैपिटा इनकम सबसे कम बताई जाती है। फिर गोरखपुर तो थोड़ा सा आगे बढ़ा, लेकिन उधर सिद्धार्थ नगर और जनपद हैं। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें कि आपकी सबसे बड़ी भूमिका है आपके विभाग की, और जो तमाम अन्य विभाग भी आपसे जुड़े हुए हैं, और विकास एक डेवलपमेंट एक हॉलिस्टिक अप्रोच में, जहाँ पर जब ये विकास जब धरातल पर उतरता है तो अपने आप जीवन स्तर भी ऊंचा उठ जाता है। लोगों का जो सुविधाएं उन्हें शायद 20 साल बाद मिलेंगी, वो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो 5 साल के अंदर मिलने लगेंगी। तो जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, एक नागरिक के रूप में, एक मनुष्य के रूप में उनके परिजनों की लाइफ अच्छी होगी। तो इसको देखते हुए आप क्या मानते हैं, वो कौन से 3 सेक्टर आप मानते हैं जो उत्तर प्रदेश जैसी अर्थव्यवस्था को, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को तेज़ी से इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि 2 बातें हमें समझने की है कि शहर जो हैं, बड़े शहर जो हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन्स रहते हैं। अगर आप तेलंगाना ले लें, तेलंगाना के
जीडीपी का 50% केवल एक हैदराबाद शहर से आता है। या आप महाराष्ट्र ले लें तो मुंबई और पुणे और इस ठाणे को, ये 3-4 शहरों को ले लें तो जितनी उसकी जीडीपी होगी उसका सारा वहीं से आता है। और ये वैश्विक परंपरा जैसी है, वैश्विक ग्लोबल फिनोमेनन, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेनन। सो दुनिया के 10, 15, 20 बड़े शहर जो है, तो ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि हम एकदम इवनली इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्प्रेड करें। मतलब ये एक आदर्श बातें हैं। लेकिन मतलब ये हम तो क्लस्टर्स तो कुछ ही जगह पे बनेंगे, क्योंकि क्लस्टर बनने के लिए वहाँ पे इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए, वहाँ पे टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वहाँ का जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें एक साथ आती हैं, तभी वो उस तरह का क्लस्टर बन पाता है। परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि हम ऐसा करें कि सारा ग्रोथ इन्हीं 3-4 क्लस्टर्स में हो जाए और कहीं कुछ हो नहीं। ये भी बात ध्यान रखने की योग्य है कि अगर कहीं पे औद्योगिक क्लस्टर नहीं बन पाया, लेकिन हम वहाँ पे एग्रीकल्चर को या हॉर्टिकल्चर को या सर्विसेज एरिया में टूरिज्म को हम बढ़ा पाए, कुछ ना कुछ वैकल्पिक, तो कोई ना कोई, हाँ, सो कुछ ना कुछ आर्थिक गतिविधि हर जगह होती। ये कहने के बाद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी अभी हमारी उद्योग आई, हमारी लगभग 60 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए थे और उसमें से करीब 15 से 20 लाख करोड़ रुपए ज़मीन पे आ गए। इन 15-20 लाख करोड़ का हम लोगों ने जनपद वार ये जब हमने उसका एनालिसिस कराया तो ऐसा कोई जनपद नहीं है जहाँ पे एक या एक से अधिक उद्योग ना लगे हों। कुछ ना कुछ मिनिमम हर जगह कुछ ना कुछ लगे। उसके अलावा ये जो हम लोग एक्सप्रेसवेज का जाल बिछा रहे हैं, जो हम ऐसे जनपदों से निकाल रहे हैं जो ट्रेडिशनली स्पीकिंग उतना औद्योगिक रूप से समृद्ध नहीं थे, उनके किनारे जब हम क्लस्टर्स बना रहे हैं तो अब वहाँ पे भी धीरे धीरे उद्योगों का पदार्पण हो रहा है। और देखिए, उद्योग को डिस्टिल करके लास्ट माइल तक पहुँचाने में थोड़ा सा वक्त लगता है और वो वक्त के साथ वो भी ठीक हो जाएगा हमारा। और तीसरी बात जो हम कहते हैं कि जो हम इंसेंटिव पश्चिम में देते हैं उसका 3 गुना इंसेंटिव हम बुंदेलखंड और पूर्वांचल में देते हैं। यानी कि अगर बुंदेलखंड, अगर हम पश्चिम में जो कैपिटल डिप्लॉयड है उसका 100% GST रिटर्न कर देते हैं उन पर्टिकुलर यूनिट्स को, तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 3 गुना यानी 300% GST वापस करते हैं। अब जहाँ पे जरूरत है वहाँ ज़्यादा प्रोत्साहन आप दे रहे हैं। ऐसे जगह जो डिफिशिएंट है इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, उनमें हमने नीतिगत रूप से इंसेंटिव की व्यवस्था डबल या ट्रिपल रखी है ऐसे जनपदों में से के बनिस्बत जहाँ पे ऑलरेडी औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। तो एट्रैक्टिवनेस भी हम बढ़ा रहे हैं, वहाँ का लैंड भी उपलब्ध करा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध करा रहे हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का क्लस्टर नहीं लग सकता, लेकिन फॉर इंस्टेंस टेक्सटाइल का क्लस्टर लग सकता है। ये आपके जूते मैन्युफैक्चरर का जो लोकल रॉ मटेरियल वहाँ आसानी जो लोकल, हाँ, या फूड प्रोसेसिंग की बहुत बड़ी इंडस्ट्री लग सकती है। तो उन जगहों पे हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको पुश किया जाए। और एक और हम प्रयास कर रहे हैं कि जो आपके डिफेंस कॉरिडोर में या जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में बड़े उद्योग आए हैं, उनके वेंडर डेवलपमेंट कोशिश कर रहे हैं कि वो लोकल यूपी के वेंडर से सामान खरीदें, सो दैट यहाँ का इंडस्ट्रियल बेस अपने आप मजबूत हो। उनकी सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश के अंदर, सप्लाई चेन से उत्तर प्रदेश के मैन्युफैक्चरर्स को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अभी सेक्टर्स पे अगर हम चर्चा करें, जो क्षेत्र हैं, वैसे तो सभी क्षेत्रों में काम हो, लेकिन यूपी स्पेसिफिक ऐसे कौन से 2-3 सेक्टर्स आपने इतने दिनों में आइडेंटिफाई किए होंगे जो यूपी के लिए ज़्यादा सरल हो सकते हैं और जिसमें उद्योगपतियों के लिए यहाँ पर काम करना अनुकूल है? हमारे 3-4 सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारा रिलेटिव एडवांटेज है, जहाँ पे भी लेबर इंटेंसिव वर्क है, तो जैसे टेक्सटाइल है, एपरेल है, फुटवेयर है, लेदर है, इन सब चीज़ों में हमारा नेचुरल एडवांटेज है, बिकॉज हमारे पास जनसंख्या है और डेमोग्राफिकली यंग जनसंख्या है जो काम कर सकते हैं। एक दूसरा हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर एरिया में, वो हमारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा एरिया में, जैसा आपको पता है आज की डेट में 60% भारत के मोबाइल, 55 से 60% मोबाइल उत्तर प्रदेश में बने होते हैं। सेमीकंडक्टर का अब क्लस्टर ऐड हो रहा है उसके अंदर, तो एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर का हमारा बन रहा है। उसके अलावा इंजीनियरिंग का, जैसे अब हम लोग ऑटोमोबाइल्स में हम थोड़ा पीछे हैं
क्योंकि उसकी सारी जो फैक्ट्रीज हैं आप देखेंगे तो उधर हरियाणा में चली गई हैं। हमारे पास एक DCM डाइवू था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो चल नहीं पाया, सिक होके वो बंद हो गया। और अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो हमारे वैसे जो एग्रीकल्चरल मशीनरी जैसे ट्रैक्टर और उस तरह की मशीनरी बनाने के प्लांट तो हमारे चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं। न्यू हॉलैंड का हमारा एक ज़माने में कानपुर में LML था, वो भी खत्म हो गया। लखनऊ में तो somehow or the other on the automotive side हम लोग उतना काम नहीं कर पाए। और अब हम देखेंगे कि अशोक लीलैंड का हम लोगों ने, टाटा का पहले से था बस का मैन्युफैक्चरिंग, अब अशोक लीलैंड EV बसेस की मैन्युफैक्चरिंग का एक उन्होंने प्लांट यहीं लखनऊ में लगाया। और हमारे पास न्यू हॉलैंड और एस्कॉर्ट्स कबूटा के नए ट्रैक्टर के और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स के की फैसिलिटी है, उन्होंने ज़मीन ले लिया है और यमुना अथॉरिटी में वो लगा रहे हैं। तो हमारे कुछ तो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन इसमें और काम करने की, ऑटो पार्ट्स का हमारा कुछ ज़रूर है, मिंडा है, मदरसन है, 2-3 ऐसे बड़े डेंसो है, तो कुछ तो हमारे पार्ट्स हैं। लेकिन ऑटो एज सच, जबकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा कंज्यूमर है, हम अगर 2 व्हीलर देखें, 4 व्हीलर देखें या कमर्शियल व्हीकल्स देखें, तो उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग हमारी ऑटोमोटिव पार्ट में नहीं है। वहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है। और एक और बड़ा देखें, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो लार्जली जॉब्स जो हैं 20,000 25,000 उस कैटेगरी में, 80% 90% जॉब उस कैटेगरी में क्रिएट करते हैं। एक और हमारे यूथ का एस्पिरेशन है हाई पेइंग जॉब्स का, तो उसके लिए हमें सर्विसेज सेक्टर में काम करने की ज़रूरत होगी, जिस पे हम लोग अब हमने एक पॉलिसी बनाई है जो आपने सुना होगा, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC। मैं यूथ पे ही आने वाला था, और एक प्रश्न आपने जो कहा कि जो इंडस्ट्री की नीड है, इंडस्ट्री रेडी यूथ हम तैयार करें, स्किल डेवलपमेंट पे काम हो। मिशन भी अपने यहाँ चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट पूरा डेडिकेट किया गया है। तो इंडस्ट्रीज़ और हमारी जो ITIs हैं, जो हमारे पॉलीटेक्निक्स हैं, जो हमारे यहाँ तकनीकी शिक्षा की जो भी व्यवस्था है, हमारी IITs और IIITs तो ग्लोबल लेवल पर काम कर रही हैं, वो तो ग्लोबल HR प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने यहाँ। लेकिन जो हमें उत्तर प्रदेश में ज़रूरत है, उस लेवल का HR हम प्रोड्यूस करें, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स, कि हमारे नौजवान उत्तर प्रदेश जो स्टेट ऑफ माइग्रेशन कहा जाता है, अभी कोविड में लाखों लोग बाहर से आए, आपने उनको एडजस्ट किया, सुविधाएं दी, भोजन पानी दिया, हमारे लोगों को अन्य राज्यों में जाके मजदूरी या छोटी मोटी नौकरियां ना मांगनी पड़े, उस स्थिति में हम आने का प्रयास करें। वैसे अब मैं आपको बताऊँ, ये स्थिति जो 2017-18 में थी, अब ये स्थिति नहीं है। अभी पिछले साल हम लोगों ने एक बहुत बड़ा एक ट्रेड शो किया है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो अपने यूपी के प्रोड्यूस को इंटरनेशनल मार्केट के लिए तैयार करने के लिए एक ट्रेड शो करता है। हमारा एवरी सितंबर 25 से 29 सितंबर में ये ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड पे वो करते हैं। तो पिछली बार मेरी कुछ एक्सपोर्टर से बात हो रही थी, उसमें हमारा प्रोडक्ट भी हुआ, चूँकि एक्सपो मार्ट लिमिटेड है तो वहाँ पे और भी एक्सपोर्टर्स, तो राजस्थान के बड़े फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने वाले वो कहते हैं कि साहब आप लोगों ने क्या कर दिया, अब लेबर हमारे यहाँ नहीं आ रही। तो अगर वहाँ नहीं जा रही है तो यहाँ पे कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट है। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है इस बात। बट चूँकि इतनी मात्रा में हमारा डेमोग्राफिक यंग पॉपुलेशन इतनी मात्रा में है कि जिस मात्रा में जॉब्स चाहिए उस मात्रा में हम जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए हमारा बार बार प्रयास है कि हम कितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे ले आएँ सो दैट यहाँ के लोगों को दूसरी जगह जॉब्स के लिए जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब दूसरी बात पे आते हैं कि स्किलिंग का जो गैप है, तो जो ITI और पॉलिटेक्निक का जो प्रोडक्ट है और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसमें कुछ थोड़ा गैप है, उसको कैसे पाटा जाए। तो इंडस्ट्री में आप देखिए आज की डेट में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है दिनों दिन और एडवांस्ड और मैकेनाइज होता जा रहा है। तो अब जैसे लेथ, पहले मैनुअल लेथ हुआ करते थे, अब CNC लेथ हो गए, या पहले आपके मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग होते थे, अब 3D प्रिंटिंग की व्यवस्था आ गई है। इसी प्रकार से बड़े प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग होने लगा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे रोबोटिक्स की रिक्वायरमेंट आ गई है। तो हमने अपने सारे ITIs में 12 नए ट्रेड हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, और इस पर हमारी टाटा सिस्टम्स के साथ एक MOU है जिसमें कि हम शेड इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने पार्टनर्स के साथ सारी नई वैरायटी ऑफ मशीनरी लाते हैं और इंस्ट्रक्टर्स जॉइंटली हम लोग देते हैं, जिससे कि हमारे जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट तो सीखे,
क्योंकि हमारी एमएसएमईज को अभी भी ऐसी ज़रूरत है जो ट्रेडिशनल, बिकॉज उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस तरह के एडवांस मशीनरी में इन्वेस्ट करें। तो क्या है कि मल्टीटास्किंग करने की संभावना बने, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंट। हाँ, और इसमें हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि आईटीआईज का इंडस्ट्री से सीधा, जैसे अब हमारे यहाँ उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ कि अब जैसे सेमीकंडक्टर की हमारी एक नई यूनिट आ रही है, तो हमने एचसीएल से कहा है कि साहब आप अपने यहाँ शिवनादर यूनिवर्सिटी में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाइए जहाँ कि हमारे बच्चों को ट्रेन करें कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कौन से जॉब रोल्स, और फर्क नहीं पड़ता है कि वो यूपी में ही लगे या वो गुजरात में जाके लगे, कि वहाँ पे भी लग रहा है, आसाम में लग रहा है, तो हमारा बच्चा कहीं भी जाके नौकरी करे, कोई बात नहीं, भारत देश अपना ही है, इधर नौकरी करे उधर नौकरी करे, कोई दिक्कत नहीं। आर्थिक सुरक्षा मिले उसे, आर्थिक सुरक्षा मिले और अच्छे जॉब्स मिले। तो हमारा ये प्रयास है कि हम हर आईटीआई में, हर पॉलिटेक्निक में पुराने रोल्स के लिए व्यवस्था रखें और नए रोल्स के लिए व्यवस्था रखें। तो अगर आप आज की डेट में, मैं आपको आमंत्रित करता हूं या किसी दिन आपको दिखा देंगे, कोई भी आईटीआई में चले जाइए आप और आप देखिए कि वहाँ किस लेवल की ट्रेनिंग हो रही है बच्चों की, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे बच्चे जो हैं सीएनसी लेथ भी चलाना सीख रहे हैं, 3D प्रिंटिंग भी कराना सीख रहे हैं, रोबोटिक्स भी सीख रहे हैं। और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको इंस्ट्रक्टर्स जो है इंडस्ट्री से आके सिखाए, क्योंकि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी ज़रूरत है, वो इंडस्ट्री वाले ही बेहतर समझ सकते हैं। एक और नई हमारे बड़ी इंडस्ट्री लग रही है सोलर सेल्स की। आपको पता होगा कि सोलराइजेशन के ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हाँ, बहुत तेज़ काम हो रहा है। तो सोलर सेल्स के 3 बड़े प्लांट लग रहे हैं, लगभग मुझे लगता है करीब 20-30 हज़ार करोड़ रुपए के। उनसे भी हमने कहा है कि भाई किसी आप आईटीआईज को एडॉप्ट करिए और वहाँ पे अभी से हमारे बच्चों को ट्रेनिंग करिए, ताकि जब आपकी प्लांट आए तो हमारे बच्चे उसके लिए, उस रोल के लिए तैयार रहें। तो कई दिशाओं में प्रयास किया जा रहा है। उसके अलावा अब एक और भी आपको बता दें, जो आपने एक उससे पहले पूछा था, हर जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हम स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे कि हम इंडस्ट्रियल शेड्स वगैरह बनाएंगे और उसमें मॉडर्न मशीनरी रखेंगे और इंडस्ट्री पार्टनर्स या ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ अपने बच्चों को इंडस्ट्री रेडी स्किल्स के लिए ट्रेन करेंगे। बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो खुद एक शुरुआत करना चाहते हैं, एक उत्साह का वातावरण तो बना है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब से कहना शुरू किया है कि हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर चलना है, तो आपने भी कहा भी कि, और मैंने भी अध्ययन किया कि 2013 में शायद 500 फैक्ट्रीज रजिस्टर होती थी यूपी में और अब 5-6 हज़ार हो रही हैं। हाँ, लास्ट ईयर हमने रिकॉर्ड किया था, करीब 4800 फैक्ट्रीज एक साल में किया था। तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिल्कुल जो न्यू कमर्स हैं, जो उनके लिए आपका क्या संदेश है, उनको क्या कहेंगे आप? तो देखिए, कैसे उनका मनोबल बढ़ाएंगे? हमारे 2 तरह के उद्योग हैं। एक तो बिल्कुल जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसके लिए अभी हम लोगों ने एक नया स्कीम लाया है, सीएम युवा। सीएम युवा में काफ़ी पॉपुलर हो रही है, वो काफ़ी पॉपुलर स्कीम है। और सीएम युवा में हमारा ये है कि 10 लाख यानी 1 मिलियन न्यू एंटरप्राइज जो यूपी बिहार में युवाओं में सोच थी कि गवर्नमेंट जॉब्स, इसीलिए कोचिंग की बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पे। आईएएस पीसीएस के सबसे ज़्यादा फॉर्म इन राज्यों से भरे जाते हैं। उसके अलावा छोटी नौकरियाँ जो हैं यूपी SSSC से जुड़ी जो जॉब्स हैं, क्लर्कियल जॉब्स, पुलिस, सेना। अब यूपी का नौजवान ये सोच विकसित करे कि वो अपना एक व्यापार, भले ही छोटा व्यापार करे खुद, और व्यापार में ग्रोथ की संभावनाएं अनंत हैं। ये बात अगर समझ में आ जाती है तो इस बात को कैसे आसानी से समझाने की कोशिश? मैंने वही कह रहा था, जैसे फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को, उनके पास 2 समस्याएं हैं। एक तो क्रेडिट का एक्सेस, दूसरा आइडियाज़ का एक्सेस। तो हम लोगों ने उसमें करीब 450 नए आइडियाज़ के प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के उसको वेब पे उपलब्ध कराया, ट्रेनिंग उपलब्ध कराया, उनको गाइडेंस उपलब्ध कराया और उनको अच्छे बिजनेस मॉडल से कनेक्ट किया, सप्लायर से कनेक्ट किया, सो दैट उनको अपनी तरीके से ज़्यादा मतलब कम से कम मेहनत करना पड़े। और मुझे कहते हुए हर्ष है कि ये स्कीम, मतलब एक पूरी एसओपी बना के आपने, पूरी एसओपी बना के, डीपीआर बना के, A to Z सब कुछ दे दिया। तो उसका रिजल्ट ये रहा कि लगभग 8 से 9 करोड़ हिट्स आए हमारे उस पोर्टल पे। गुड, बहुत। और मतलब
विद इन 6 मंथ्स हमें अपने 8 सर्वर से 9 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा नहीं, मैंने वो आकर्षित हो रहा है। मल्टीपल टाइम्स हाँ, भी देखा और राज्यों होगा। से भी होंगे लोग। नहीं, मल्टीपल टाइम्स हमारे times एक देखा बार आए होगा। फिर दूसरी बार आए, फिर भी अच्छा और संकेत है। उसमें इस तरह का इंटरेस्ट जनरेट हुआ कि जैसा कि मैंने पहले किसी और स्कीम में नहीं देखा। तो ये तो हो गई फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के। फिर एक दूसरा, हमारा देश शिल्पियों का प्रदेश रहा है, और ये शिल्प जो है हमारे 200-300 साल से चले आ रहे हैं, चाहे सहारनपुर में लकड़ी का काम हो, मुरादाबाद में हो, भदोही में हो, फिरोज़ाबाद में हो, आगरा में हो, कानपुर में हो। इसको हम लोगों ने ऐसे लोगों को जो इन बिजनेसेस में थे, उनको अपने बिजनेसेस बढ़ाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम लाई। मतलब वो टैलेंट जो हमारे कल्चर से जुड़ा रहा, जो हमारा कल्चर, उसे हम मार्केट से लिंक कर दें। हाँ, उस शिल्प को कैसे और विस्तार मिले, उनको और कैसे मार्केट एक्सेस मिले, उनके प्रोडक्शन टेक्निक्स को और कैसे मॉडर्नाइज किया जा सके, वो लेके आए। मेहनत कम हो, लागत कम हो और मुनाफा ज़्यादा हो उन्हें। अब एक नई स्कीम उसमें और ऐड हो रही है, जिसको वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन। तो अब हम केवल एक तो जो हमारा शिल्प का विरासत है, अब एक हम अपने क्विजीन का विरासत, ODOP के बाद ODOC, वो भी इस साल के बजट में अनाउंस किया है। तो अलग अलग विधाओं में जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे थे, उनके बिजनेस में विस्तार कैसे हो, और नए लोग जो अभी तक बिजनेस में नहीं हो वो बिजनेस में कैसे आए, उनके लिए सरकार ने कई योजनाएं लेकर के आई हैं। इसके अलावा हमारे जो और भाई थे, जैसे कुम्हार थे, लोहार थे, जो गांव के पुराने ट्रेड्स थे, उसकी हम लोगों ने विश्वकर्मा स्कीम लेके आई थी। ODOP भी भारत सरकार ने कॉपी की सारे राज्यों को, विश्वकर्मा स्कीम भी यूपी से लेकर के फिर भारत सरकार ने सारे राज्यों में उसको विस्तार किया, और अब ODOC अभी इसी साल लॉन्च हुई है, तो आगे देखते हैं उसका कैसा रिजल्ट रहता है। बट ओवरऑल जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जो स्टोरी ये है कि हमारे एंटरप्रेन्योर किसी भी विधा में लगे हों, उनके बिजनेस में विस्तार कैसे हो, इसकी चिंता सरकार ने की है। दूसरा कि ऐसे लोग जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम बिजनेस में आना चाहते हैं, उनकी भी चिंता सरकार ने की है। तो एक तो हमारे ये बड़े भारी उद्योग हो गए, जिसमें कि लोग जो हैं यूथ लार्जली एम्प्लॉई के रूप में जा रहे हैं। अब दूसरे कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम यूथ को एंटरप्रेन्योर बनना और बनाना सिखा रहे हैं। दोनों तरफ काम हो रहा है। दोनों तरफ काम हो। बहुत अच्छी बातें हुई आपसे। अब कुछ हल्की फुल्की बातें करें। स्कीम्स पे हमने बात की और आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक युवा के रूप में जब छात्र जीवन में आगे बढ़े आप, या ग्रेजुएशन किया आपने, देश के सिस्टम को उस समय जो छात्र और युवा के रूप में आपने देखा, और इतने साल ब्यूरोक्रेसी में देने के बाद जो उस समय आइडियल्स थे और जो अब रियलिटी है, क्या फ़र्क पाया आपने? नहीं, ऐसा है, देखिए 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो हम लोग जिस जगह रहते थे वो एक सेल्फ कंटेंट कॉलोनी था, जहाँ पे कि चाहे वो वर्कर हो चाहे वो ऑफिसर हो, लगभग सभी को पक्का मकान था, 24 घंटे बिजली थे, 24 घंटे पानी था, और हम लोगों ने कभी देखा नहीं कि पुलिस या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से कभी हमारा इंटरेक्शन पड़ा नहीं। वो बहुत प्रोटेक्टेड और बढ़िया एनवायरनमेंट में हम लोग रहते थे। जिस इकोसिस्टम की हम चर्चा कर रहे थे उसी में आप रहते थे। हाँ, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का एक पूरा सिस्टम था, पूरा एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम था, क्योंकि सेल के जो प्लांट्स होते हैं काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड थे। तो हम लोगों को उस तरीके से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल, मार्केट, सब आसपास या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन, कोई ये नहीं बाउंड्री डिस्प्यूट है, किसी ने रास्ता रोक लिया, किसी ने नाली रोक लिया, ऐसा कोई हम लोगों ने अपने बचपन में तो देखा नहीं। पहली बात। दूसरी बात ये कि उस टाइम पे कोई ये भी गारंटी नहीं था कि मुझे यहीं पे आना। मैं आपको बताऊं, हमारी जो कहानी ऐसे शुरू हुई कि पिताजी का मन था, क्योंकि वहाँ पे यूपी बिहार में आप जानते हैं कि वो चाहते हैं कि सब लोग बच्चे हमारे बने, लेकिन मेरा अपना ये था कि चलो ठीक है देखते हैं। तो 10वीं के बाद पिताजी से एक बार बात हुई, मुझे लगा 11वीं 12वीं का जो मैथ्स या फिज़िक्स है बहुत हैवी स्टैंडर्ड, क्योंकि 10वीं के कंपैरिजन में बहुत टफ हो जाता है। तो हमने कहा कि सही हमसे साइंस चलेगा नहीं, मुझे आर्ट्स लेने दीजिए, मैं हिस्ट्री मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक था। मैंने कहा कि आर्ट्स पढ़ेंगे। तो फिर उन्होंने अच्छा वो इंजीनियर थे, और देखिए सिविल सर्विसेज में आना बहुत लक की भी बात है,
सबको पता होता है, तो एक दूसरा उनके दिमाग में ये था कि भाई कोई ऑल्टरनेटिव करियर सेफ रहे, कैरियर सिस्टम रहना चाहिए। तो वो बहुत उनकी उत्कट इच्छा थी कि मैं इसमें रहूं। तो फिर उन्होंने, हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि साहब ऐसा है कि 2 साल आप साइंस में पढ़ लिए, बिकॉज उस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में जो मार्क्स बेसिस पे एडमिशन हो जाता था। तो जब मैंने साइंस के पेपर देखे 11th 12th के, तो उनको लगा कि ये तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, तो मैनेज हो जाएगा। तो बोले कि 2 साल तुम पढ़ लो। तो हमने कहा ठीक है साहब, पढ़ लेते हैं, आप कहते हैं तो। अगर 2 साल बाद फिर हमने ये कहा कि हम सिर्फ IIT का एग्ज़ाम देंगे, अगर वो उसमें हो गया तो मैं जाऊँगा, नहीं तो आप ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। पर एज जैसा लग था उसमें हो गया तो फिर चले गए। वहाँ पे होने के बाद उस समय भी IITs को लेकर जितना आज क्रेज है युवाओं में, और तो बहुत जी तोड़ प्रयास करते हैं बच्चे, कोटा जा रहे हैं घर छोड़ के। नहीं, वैसा तो हम लोग नहीं करते। पहले ही वानप्रस्थ आश्रम क्यों लगता चले गए बच्चे? वैसा जब इंटर का बच्चा 11th 12th वाला घर से निकल जाता है। हम लोग के टाइम पे कुछ नहीं होता था। हम लोग के टाइम पे या तो जनरल जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स रहते थे, IIT वाले थोड़ा सा और उसका एडवांस टेक्स्ट बुक्स में काम करते थे। आज लगता है दबाव ज़्यादा है बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स या जाने दबाव बना रहे हैं। मैं तो नहीं जानता। बच्चे आज की डेट में, एक तो आज की डेट में बच्चों के पास ऑप्शंस बहुत ओपन है। उस ज़माने में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। या तो आप इंजीनियरिंग में जाओगे, या आप डॉक्टरी करोगे, या फिर आप यूनिवर्सिटीज़ में किसी में एडमिशन लेकर बन जाओ। हाँ, मतलब या टीचर बन जाओ, एकेडमिक्स में चले जाओ, या फिर उसको लेकर के फिर कहीं बैंक में या इसमें कहीं नौकरी पा जाओ, सरकार में कहीं नौकरी पा जाओ। दीज वर द ओनली 3 ऑप्शंस। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि बिजनेस और एंटरप्राइज भी कोई एक ऑप्शन होता। आज की डेट में आप बच्चों से बात करो, वो कहता है मुझे स्टार्टअप खोलना है, मुझे कुछ करना है। आफ्टर डूइंग सो मच लॉन्ग जॉब ऑन वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशंस, आप क्या मानते हैं हमारा जो तंत्र है, सरकारी तंत्र, क्या वो वाकई में पब्लिक फ्रेंडली है, या वाकई में उलझ जाती है पब्लिक, सफ़र करती है? इंडस्ट्रीज और वो सारी चीज़ें एक हॉलिस्टिक अप्रोच में आप बताइए। प्रशासन की कार्यशैली, गृह विभाग कभी कभी नेतृत्व आप जैसे अधिकारी करते हैं, तो पुलिस की कार्यशैली, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और वेरियस थिंग्स, हमारा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, क्या हम वही अभी ब्रिटिशर्स के स्ट्रक्चर को ढो रहे हैं, या हम वाकई में भारत के लोगों के लिए जो एक बहुत ही उनकी सहायता करने वाला एक सरल स्ट्रक्चर दे पाए हैं? देखिए, अगर आप मतलब ये सारी चीज़ें, वो देश जहाँ भी बड़ी आबादी अल्प शिक्षित है, अशिक्षित है, तमाम बाधाएं हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर आप विश्व के किसी देश में चले जाइए, अभी हाल में मैंने किसी का देखा था कि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है, हम कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं। ठीक है, 3 घंटे वेट करना पड़ेगा, 4 घंटे वेट करने। मेरी सिस्टर कनाडा में, वो अपना इलाज कराने वहाँ से यहाँ आई क्योंकि उसको 3-3 महीने में अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था वहाँ। ये भी सच्चाई है। इसी प्रकार से आप देखिए पासपोर्ट इशू करने का। अभी किसी सज्जन ने, मैं कहीं पढ़ रहा था सोशल मीडिया में, वो जर्मनी में जाके कहीं पे उसको अपना इंडियन पासपोर्ट रिन्यू कराना था। बोला मैंने जिस दिन अप्लाई किया उसके 15वें दिन में पासपोर्ट मेरे घर में रिन्यू होकर डिलीवर हो गया। उसने कहा यही चीज़ अगर मुझे जर्मनी में जाएंगे तो अपॉइंटमेंट लेने में 3 महीना लगता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी सारी सेवाएँ किसी और देश के कंपैरिजन में बहुत ख़राब है। जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है कुछ सेवाओं को छोड़ के, बट उसमें भी आप देखें धीरे धीरे इम्प्रूव होती जा रही है। राशन कार्ड में पहले राशन डिलीवरी की एक बहुत बड़ी समस्या होती थी जब मैंने सर्विस ज्वाइन किया। आज की डेट में गांव में कोई आदमी ऐसा नहीं कह सकता है कि उसको राशन नहीं मिल रहा हो, जो उसके कोटे का हो। थोड़ा बहुत इधर उधर होता होगा, लेकिन लार्जली उनको डिलीवरी दे रही। तो सरकार ने UPI, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, बहुत सारी ऐसी गवर्नेंस रिफॉर्म्स किया जिससे कि सरकार और सिटीज़न में जो सेवा का जो आदान प्रदान होता है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया और आसान भी हो गया। लेकिन फिर भी अभी अगर आप जाकर देखें जो हमारा राजस्व का सेटअप है, या जो हमारा तहसील का सेटअप है, या जो हमारे थाने का सेटअप है, या जो हमारे ब्लॉक का सेटअप है, पब्लिक अभी भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मतलब मुकदमों का बोझ आप देखें, जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसमें भी कई लोग
बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ओवर समय से पॉपुलेशन, वी आर ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, ये भी एक बाधा है क्या जो हम क्वालिटी सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं? सो एक चीज ये जरूर है कि अगर हम अपनी ब्यूरोक्रेसी का साइज देखें एंड द पीपल वी हैव टू सर्व विद द नंबर population. हाँ, पर 1000 पॉपुलेशन या पर 100,000 पॉपुलेशन, तो हम लोगों ने बहुत कम लोग रखे हैं और फिर भी हम लोग सर्विस डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे डिजिटल गवर्नेंस में काफ़ी सारी चीज़ों में इवॉल्व करने की ज़रूरत है और हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। लैंड रिकॉर्ड्स मैंने देखा था जब आके वो खतौनियाँ पड़ी रहती थी, डिजिटल हो रहा है काफी, अब सारा कुछ डिजिटाइज हो रहा है, वो खसरे सारे डिजिटाइज हो गए। मतलब हम अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और सुधार कर और रहे हैं। धीरे धीरे मतलब ऐसा है कि हम अगेन वही मैं कहता हूँ कि रिलेटिव टू अगर हम 1990 या 1970-80 की दशक देखें तब जो गवर्नेंस था और आज जो गवर्नेंस है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो थोड़ा समय लेकिन लगेगा, फिर भी कि पब्लिक की अपेक्षाएं भी धीरे धीरे बढ़ती जाती उसी हैं, क्रम में बढ़ रही हैं। उसकी आकांक्षाओं के अगर हम पैमाने पे देखें तो हम अपने आप को अभी भी कम पाते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को कंपेयर करें कि आज हम 2025 में कहाँ हैं, 26 में कहाँ हैं, 1990 में हम कहाँ थे, तो उससे तो लंबी यात्रा हमने वास्टली इम्प्रूव किया, हमने बहुत लंबी यात्रा तय की है। लेकिन जन आकांक्षाओं के पैमाने पर अभी भी हमको लगता है कई जगहों पे अभी हमें काम करना शेष है। अच्छा, युवाओं के लिए एक तरफ तो हम अपने युवाओं का वो चेहरा देख रहे हैं जो आईटी सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, जो बहुत जल्दी ब्लू चिप कंपनीज खड़ी कर दे रहे हैं। मतलब वाकई में काम किया है युवाओं ने और दिखाया है अपना लोहा। नई उम्र के बच्चों ने अच्छी अच्छी कंपनीज खड़ी कर दी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अभी न्यूज़ मीडिया में कि साहब छोटी छोटी बात पे युवा हमारा आपस में लड़ रहा है, एक दूसरे का मर्डर कर दे रहा है, ऐसी किलिंग्स हो रही हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, दिल दहल जाता है। वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। तो हम क्या अपनी यूथ पॉपुलेशन को का प्रबंधन का मैनेजमेंट हम अपनी युवा जो जनसंख्या है, टीनेजर्स और यूथ को क्या सही दिशा में ले जा पा रहे हैं ओवरऑल? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है और हमारा जो विकास की ट्रैजेक्टरी है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने यूथ के पॉपुलेशन को कैसे मैनेजमेंट करें। हम उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में चैनल करेंगे या नकारात्मक दिशा में चैनल करेंगे। 15-16 साल के बच्चे मर्डर कर दे रहे हैं, मर्डर हो जा रहा है ऐसी उम्र में बच्चों का, मतलब रूह कांप जाती है कई बार। तो 16 साल के बच्चे का मर्डर, देखिए खैर ये तो मतलब सामान्य प्रक्रिया नहीं है, कहीं पे होती होगी। एज अ सोसाइटी समवेयर वी आर फेलिंग एट सम एस्पेक्ट्स। ये क्या हो गया है कि अगर आप देखें हमारा जो एक सामाजिक मूल्य था, जॉइंट फैमिलीज़, जॉइंट गार्जियनशिप, आपने देखा होगा, पता नहीं बचपन में हमने देखा था कि अगर कोई भी गांव का कोई भी एल्डर आदमी अगर देखता था कोई बच्चा गलती उसका नहीं होगा, लेकिन उसको फिर भी वो अधिकार से टोकता था और उसके माता पिता संरक्षण भी देता था और डांटता भी था। तो एक तरीके से बच्चों की सामूहिक जिम्मेदारी थी। आज की स्थिति में हमारे संयुक्त परिवार लगभग टूट से गए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई, और अगर आज किसी बच्चे को आप अपने नेबर के बच्चे को टोको तो वो आपसे लड़ने चले आते हैं। जो भारत अंतरिक्ष में जा रहा है, जो भारत इतने हाई स्पीड एक्सप्रेसवे बना रहा है, कॉरिडोर्स बना रहा है, नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग बुलेट ट्रेन्स एंड ऑन द अदर हैंड दिस टाइप ऑफ सीन्स। तो ये सारा जो विकास है, जो ये ठीक है, उत्साह है देश में, देश के बड़े हिस्से में, देश के बहुत से लोगों में उत्साह है, लेकिन देश के बहुत से लोग फ्रस्ट्रेट क्यों हैं? देश में अनुशासनहीनता क्यों है? तो हमें लगता है कि हमें एक सामाजिक नीति पर भी काम करने की ज़रूरत है। ऐसा है कि देखिए, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ इसके बारे में, और आपने कभी देखा होगा सर्वे में भी तो भारत के लोग जनरली अपने भविष्य के बारे में ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो ये सही है कि ओवरऑल अगर हम देखें मतलब लार्जर परिदृश्य में, तो भारतीय और उत्तर प्रदेशवासी दोनों अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त हैं, आशान्वित हैं। परंतु क्या है कि अब इंसुलर इतना हो गया है, डिजिटल मीडिया का प्रभाव बहुत है, यूथ जो है लगातार उसमें इन्वॉल्व है, उसमें तरह तरह की चीज़ें प्रचारित प्रसारित हो रही हैं, कुछ अच्छी भी, कुछ बुरी भी, कुछ वेरीफाइड भी, कुछ अनवेरीफाइड भी। और उस परिदृश्य में कंट्रोल और यूथ का चैनलाइजेशन थोड़ा सा कभी कभी भटक जाता है उस दिशा में। लेकिन ओवरऑल मैं तो आशान्वित हूँ कि
जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं सही दिशा में बढ़ रहे हैं, और ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन इससे ये कदापि मैसेज नहीं निकल पाता है कि हमारा यूथ लार्ज सेक्शन में डिप्रेस्ड है या उस तरह की टेंडेंसीज उसमें आ गई हैं जिसमें कि वो समाज का नुकसान करना चाहता है या देश का नुकसान करना चाहता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। ये घटना इतनी बड़ी जनसंख्या में हो जाती है, बहुत बड़े स्केल पे है। एक प्रश्न और करके मैं धीरे से समापन की ओर चलूँगा कि आप जैसे लोग जो हमारे सिस्टम को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, क्या अपने बच्चों के लिए, आप अपने बेटे के लिए क्या सोचते हैं, किस तरह का कैरियर? क्या मेरे बेटे ने चुन लिया, वो होटल मैनेजमेंट करना चाह रहा था, होटल मैनेजमेंट किया उसने। आईएएस बनने की इच्छा नहीं हुई उनकी? नहीं, उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। वो तो मुझे देख के कहता था मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा इस सर्विस में। मैं ये देख रहा हूँ कि एक तरफ तो बड़ी संख्या है और नौजवानों की जो यूपीएससी की ओर जा रहे हैं, वहीं बहुत से ऑफिसर्स के फैमिली में मेरा भी जाना होता है। मैं देख रहा हूँ एक वर्ग बच्चों का ऐसा भी है जो गवर्नमेंट जॉब से दूर जाना चाह रहा है। बहुत कोशिश किया कि भाई तुम कुछ कर लो, बट वो बिल्कुल तैयार नहीं था। उसको पहले शेफ बनना था, फिर उसने होटल मैनेजमेंट किया पूसा से, जो हमारा मतलब होटल मैनेजमेंट में भारत का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। क्या गवर्नमेंट जॉब्स की जो रेपुटेशन है, कहीं ना कहीं बच्चे हैं वो कुछ क्या घबराते भी हैं कि इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन बहुत है, दखलंदाजी बहुत है, तो वो ये देखता है, मैनिपुलेशंस तमाम होते हैं लेवल पर। देखिए क्या है कि आज के बच्चे बहुत टफ लाइफ नहीं जीना चाहते। अब गोंडा में और हरदोई में आपकी पोस्टिंग होगी तो कहेंगे भाई मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मतलब व्हाई एम आई वेस्टिंग माई टाइम हियर। और इन सब नौकरियों में तो हमें अच्छे लोक सेवक कैसे मिलेंगे जो देश को आगे बढ़ाएंगे? नहीं, कई ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामीण परिवेश में हैं या शहरी परिवेश में भी। ऐसा नहीं है कि हमारे कई सारे सिविल सर्वेंट्स के बच्चे भी आ रहे हैं एग्जाम देके, ऐसा नहीं है कि सभी इट्स मैं अपने बच्चे की इन पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। तो उसने वहाँ पे किया और अब एक इंटरनेशनल होटल्स ग्रुप का है, उसमें एक अपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में ज्वाइन किया। वो धीरे अपना कैरियर बनाएगा। आप अक्सर जीवन दर्शन की बातें भी करते हैं। जो भारत आप अभी देखते हुए आ रहे हैं और भविष्य का भारत कैसा आपको दिखाई पड़ रहा है? अगले 20-25 साल बाद का भारत निसंकोच बताएं कैसा दिख रहा है, और उस भारत में भारत के युवाओं की क्या भूमिका दिख पा रही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम भारत में कई परत हैं। मनमोहन सिंह जी ने पहले बहुत कहा था कि एनीथिंग दैट यू कैन से अबाउट इंडिया द ऑपोजिट वाज आल्सो इक्वली ट्रू। तो जो हमारे कई राज्य ऐसे हैं वो इनकम अचीव कर लिए हैं जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के बराबर की होती, और कई राज्य ऐसे हैं जो अभी भी सब सहारन अफ्रीका के लेवल के इनकम्स पे चल रहे हैं पर कैपिटा की बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो एक तो भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है। कुछ जगहों पे पॉपुलेशंस एज कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कुछ राज्यों में, हाँ, एक सीएम साहब ने कहा कि हम पैसे देंगे फॉर ये एक चीज़। रशिया में, यूरोप में, जापान में जहाँ पॉपुलेशन फॉल कर रही है वहाँ पे लोगों ने दिया है, कई सरकारों ने दी इंसेंटिव टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। इस देश में कई देश हैं, तो इस देश में कई देश हैं, लेकिन ओवरऑल मैं जो देखता हूँ कि जो एक पार्ट ऑफ देश तो बहुत आगे निकल गया। क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन के बाद आप अगर देखें तो कुछ राज्य बहुत आगे निकल गए थे और कुछ राज्य थोड़ा लैग कर रहे थे। अब वो राज्य भी धीरे धीरे कैचअप कर रहे हैं। उड़ीसा का एक बहुत एग्जाम्पल अच्छा है कि वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश अब इस दशक में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, तो आगे जब आंकड़े आएंगे तो आपको देखेंगे कि वो भी काफ़ी तेज़ी से। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ था, मध्य प्रदेश ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। तो ओवरऑल मैं देखता हूँ कि जनरल ट्रेंड अगर हम देखें तो वी आर कैचिंग अप। कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, और एक और अगर आप देखें तो जो इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की अगर आप देखें ओवरऑल स्थिति पूरे देश में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म लगभग ख़त्म हम लोगों ने कर दिया है। जो आए दिन बम विस्फोट इधर उधर, वो भी काफ़ी हद तक आप देखेंगे, काफ़ी हद तक वो कंट्रोल में आ गई है। तो ओवरऑल वी आर गेटिंग टू अ पीसफुल सोसाइटी। इकोनॉमिक ग्रोथ अपनी दिशा में चल रहा है। ये ज़रूर है कि जो वैश्विक आपने शुरू में मेंशन किया कि जो वैश्विक परिदृश्यों में चेंज हो रहा है, सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस आ रही है। पहले लोग टेक्नोलॉजी फ्रीली शेयर करते थे, अब बहुत ज़्यादा उसमें कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं।
तो जो आत्मनिर्भरता की बात है, जो हमें इन्वेस्ट करना है इनटू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एट्सेट्रा, वो काम हमें और ज़्यादा करना पड़ेगा। और अब हम दूसरों पे निर्भर नहीं कर सकते कि वो हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमें अपने आत्मनिर्भर बनना अंतिम विकल्प है, एकमात्र विकल्प अब है। कोई और उसका विकल्प नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने एक 1980s के बाद से एक वाशिंगटन कंसेंसस की बात की गई थी कि जहाँ पे ये कहा गया था कि भाई ट्रेड से इतना विश्व इंटरलिंक हो जाएगा कि लोग एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं। वो फेल कर गई। वो चीज़ें, वो सारी थ्योरीज, एक तरफ चाइना अपनी मोनोपोली स्थापित कर रहा है, यूएस अपने टैरिफ इम्पोज कर रहा है, टैरिफ है, टेक्नोलॉजी बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बैरियर्स। भारत से एक भय है विश्व को क्या कि ये इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, अभी तो मैं नहीं अगर ये लीड, अगर इसे अवसर मिल गए तो शायद ये फिर क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट भी है, कंज्यूमर बेस भी इतना बड़ा है। ये यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन्होंने खुल के कहा इसको कि हमने एक चाइना को बढ़ने दिया तो वो हमारा कॉम्पिटिटर हो गया, अब हम किसी और दूसरे कॉम्पिटिटर को नहीं देखना चाहेंगे। तो उनका तो बड़ा क्लियर है, उन्होंने ओपनली इसको एडमिट किया कि वी डोंट वांट टू सी अनदर कॉम्पिटिटर इन इंडिया। बट ठीक है, वो अपनी बात कहें। जैसे उन्होंने 1998 में जब हमारा पोखरण हुआ था, उसके बाद उन्होंने तमाम सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, हमने सबको ओवरकम कर लिया। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम करीब कलेक्टिवली 140 करोड़ भारतीय हम लोग तय कर लेंगे कि हमें आगे बढ़ना है तो हम बढ़ेंगे, कौन रोकेगा हमें। बस एक अंतिम प्रश्न के साथ, वो जो टीनेजर बच्चे हैं हमारे, मैं देखता हूँ कि बच्चे जब 13-14 साल की उम्र में आते हैं तो एक अलग लेवल की अवेयरनेस उनके अंदर आती है। फिर वो दुनिया के बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, एंड दे स्टार्ट प्लानिंग देयर लाइफ एंड करियर ऑल्सो। 7th 8th में बच्चे प्लान करने लगते हैं कि अब मुझे 9th में ये सब्जेक्ट लेना है, ये स्ट्रीम लेनी है, और मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा। वो बच्चे जो फिर परसू कर रहे हैं अपना हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में जाने वाले, उनके लिए एक प्रोडक्टिव कुछ शब्द आप, हाउ दे शैल प्रिपेयर देमसेल्फ, अच्छे ह्यूमन बीइंग के साथ साथ वो एक प्रोडक्टिव लाइफ, हैप्पी लाइफ भी लीड करें और देश के लिए भी उपयोगी हो सकें। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं उसका, उस बात से कोई रेलिवेंस नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी करते हैं और किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हैं। जैसे मैं आज की डेट में IAS बना हूँ, मैंने तो जब IIT किया था तो मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें रहूँगा। उस समय आप इंजीनियर बन रहे थे। लेकिन मैं हूँ यहाँ पे। जो IIT में साथ में करे थे, कोई आज एंटरप्रेन्योर है, कोई फाइनेंस में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है। तो एक बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं, वो अशोका यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, उनसे मैंने किसी एक बच्चे के लिए पूछा कि साहब ये स्ट्रीम ठीक रहेगा, वो स्ट्रीम ठीक रहेगा। तो उसने यही कहा कि भाई किसी भी स्ट्रीम से करे, वो ज़िंदगी में क्या करेगा उससे कोई मतलब नहीं है कि उसने पढ़ाई क्या की। पढ़ाई एक माइंड ओपनिंग का एक तरीका है, एक आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच मिलता है ज़िंदगी का, और एक आपको नेटवर्क मिलता है जो कि भविष्य में आपको काम आएगा। क्योंकि कोई आपका एलुमनी होगा, कोई सीनियर होगा, कोई जूनियर होगा, वो गाए बगाए कहीं किसी जगह मिलेंगे तो आपके समाज का निर्माण होता है, एक समाज का निर्माण, घर की चारदीवारी के बाहर। तो पहली बात तो ये कि आप पढ़ाई जिसमें अच्छा लगता है वो करिए, क्योंकि उसका उस फ्यूचर करियर से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई का अलग करियर है, और जब आप काम में घुसते हैं, चाहे किसी भी काम में घुसे, वो एक अलग करियर है। उसमें आप IIT से पढ़ के आए हैं कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से पढ़ के आए हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता। दूसरी बात कि आप क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी खुशी इसमें है, जैसे मैं अपने बच्चे का एग्जांपल दूं, उसको होटल मैनेजमेंट में खुशी मिली तो ठीक है, उसको उसमें चलने दीजिए। आफ्टर ऑल एक ह्यूमन लाइफ एक ही है, आपकी लाइफ है, आपका फैसला जीवन है। अपने आप में इतना बड़ा अवसर है। आप दूसरों के ओपिनियन से अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रभावित मत होने दीजिए, खुद को दबाए ना, सुनिए सबकी, करिए अपनी मन की। दूसरी बात, खुशी जीवन का एक बहुत बड़ा। और तीसरा, जो कई पिक्चरों में मेरे ख्याल में उसमें बहुत अच्छे से आया था, 3 इडियट्स, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था पिक्चर, कि यदि जो आपको पसंद हो, जो आपका पैशन हो, वही आपका प्रोफेशन हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अगर ये 3 चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे तो आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि आप अच्छा करेंगे, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। हम धन्यवाद देंगे आलोक जी को, और बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, साथ ही साथ वो लोग जो उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में,
जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, उनके अलावा जो नए लोग हैं, जिनके अंदर क्षमताएं हैं, जो सपने देखते हैं और सपनों को पूरा करने का साहस भी रखते हैं, आगे बढ़िए, अपने संकोच को त्यागिए। जो डिपार्टमेंट्स हैं आपसे जुड़े हुए सब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, उनका सहयोग लीजिए और उत्तर प्रदेश के विकास में, भारत के विकास में अपनी भी गाथा, आपका भी एक पन्ना उस किताब का हिस्सा बनना चाहिए जो विकसित भारत की किताब लिखी जा रही है। उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेस में ना रहें, तनाव न लें और लाइफ को, जीवन को सकारात्मक रूप से लें, तो निश्चित तौर पर अपना जीवन और पूरे देश का भविष्य भी बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।